बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त मुहावरा है जूतियों में दाल बटना। अब यही हो रहा है, जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई अब एक दूसरे के पोल खुल रहे हैं, एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं और ज़ातियात की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़ात की बात की तो फिर देखो क्या होगा। और ख़ातून होते हुए कह रही हैं नहीं, मेरी ज़ात पर अब बात करके दिखाओ। एक वज़ीर को कह रही हैं, एक ताकतवर वज़ीर को कह रही हैं, और ये सब पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, कमेटी के इजलास में हो रहा है। हैरान कुन है, सब बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। हुआ ये है कि पलविशा खान सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनके दरमियान और वफाकी वज़ीर अलीम खान साहब के दरमियान झगड़ा हुआ है, बाकायदा लड़ाई हुई है। अब अब्दुल अलीम खान साहब इस वक्त वज़ीर मवासलात हैं, यानी जितनी बड़ी सड़कें हैं इनकी तामीर वगैरह वो इनके अंडर आती है। झगड़ा इस बात पर, लड़ाई इस बात पर हुई है जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है और जो गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। अच्छा, अब उसमें हुआ ये कि पलविशा साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया और वो पहले ही ये कमेटी में मामला ले आई थी कि जी वज़ीर मौसूफ यानी अब्दुल अलीम खान साहब वज़ीर मवासलात होते हुए सड़क बनवा रहे हैं अरबों रुपए की, जिससे उनकी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। उनकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, सबको पता है अब्दुल अलीम खान साहब एक बहुत अमीर आदमी है और उनकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत मालदार शख्सियत हैं। अब इल्ज़ाम ये लगाया पलविशा साहिबा ने कि वो एक सोसाइटी के पास, जो कि मुबीना तौर पर सोसाइटी है अलीम खान साहब की, उसके करीब सरकारी खर्च पर, ज़ाहिर है टैक्स का पैसा है, उस पर एक बड़ी शाहराह नेशनल हाईवे, मेन हाईवे उसके करीब से गुजार रहे हैं। जब उसके करीब से इतनी बड़ी सड़क गुजरेगी तो ज़ाहिर है फिर फ़ायदा उस प्रॉपर्टी को होगा, उस सोसाइटी को होगा और उसकी कीमत कहीं से कहीं चली जाएगी वहाँ पर प्लॉट्स की। तो पहले तो हमने देखा अब ये जब सैलाब आया हालिया तो उसमें इनकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इनकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब पलविशा साहिबा ये मामला कमेटी में ले आई। कमेटी में जब लाई तो डिस्कस होगा जी क्यों बनाई जा रही है, क्या हो रहा है, इस पर कितना खर्च हो रहा है, इनकी सोसाइटी कितने फासले पर है, फलां। जब ये बात आई तो अब्दुल अलीम खान साहब इस पर बहुत ज़्यादा सीखपा हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग बिठाए गए हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहा चोर डाकू यहाँ पर 2 नंबर लोग बिठा दिए गए हैं, ये अब हमसे सवाल करेंगे। ये सब हुआ। अब पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ कि किस कदर वहाँ पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, लहजा कैसा था वो सुनिए। और उसके बाद चूँकि ये मोबाइल से वीडियो बनाई गई है थोड़ी दूर से तो शायद सही तरह आपको आवाज़ ना आए, फिर मैं बताता हूँ कि असल में ये जुमले थे क्या। अगर ये ज़ात पर गए तो हम भी ज़ात पर जाएंगे, ये लड़ाई है। सर हमें तो जैसे ट्रीट करेंगे हम ऐसे ट्रीट करेंगे, हमारी ज़ात के ऊपर करेंगे हम भी ज़ात के ऊपर जाएंगे, और जब हम ज़ात पे जाएंगे ना जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी ज़ात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पर गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पर ये गिर रही है। कह रहे आप हाथ से बढ़ रहे हैं, कह रहे मेरी ज़ात पर आए हैं, जब इनकी ज़ात पर जाएंगे इनको जवाब नहीं मिलेगा। ये सब होता रहा है। आप हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं, आप गिल्टी हैं, आप कसूरवार हैं। कहते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसी है? वो कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे है? अपनी कुर्ते देखो फिर उससे सवाल करो। शट अप यू शट अप, ये बातें हो रही हैं। आप देखिए सेनेटर और वजीर शट अप यू शट अप, मिलकर हुकूमत बनाई, मिलकर वज़ीर आज़म बनवाया, सारे इकट्ठे, और अब शट अप यू शट अप, तुम्हारी ज़ात पर बात होगी, फलां होगा, ये होगा। इतने सख्त जुमलों का यहाँ पर तबादला हुआ है। इसके बाद फिर पलविशा साहबा ने मीडिया से बात भी किया है। कहती हैं NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कमेटी में होने वाली बदतमीज़ी के मामले को पार्टी सतह पर उठाऊंगी। वज़ीर आज़म को भी इस तरह के वज़रा को काबीना से निकालना चाहिए। भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। सोसाइटी की तरफ जा रही है। NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं? हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके पास छुपाने को बहुत। उन्होंने माजरत की, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए इस बात को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, माजरत करना उसका कोई हैसियत नहीं, जो उनका रवैया था वो दिखाएंगे। क्या आप इस मैटर को आगे टेकअप करेंगी, इस पे कोई पार्टी की सतह पर? असेंबली और पार्टी से मैं बात करूंगी, और बाकी आप इसको टेकअप करें कि आवाम को दिखाएं कि इस काबीना के मिनिस्टर्स का जो है सवालात करने पर क्या रवैया है। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बाइस है। वैसे ही इक़्तिदारों में करप्शन इस हद तक है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। सवाल करने पर भी आप देखें सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने वो धमकियां देने पर उतर आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आइंदा से कोई ज़बान ना करे, और ये हम जैसे जो अब जरा प्रिविलेज है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हम सेनेट के मेंबरान हैं, अपर हाउस के, उनके साथ इनका रवैया है। तो आम आवाम का क्या हाल होगा? जी आम आवाम से क्या होगा? कोई सवाल करने की कोई जरूरत कर सकता है?
अपने चेयरमैन साहब से कहा कमेटी की कि आप अपने एजेंडा में इसको डालिए, उन्होंने डाल लिया। उस पर उन्हें जवाब देना पड़ गया तो वो खड़क उठे कि ये क्यों पूछा, और मैं एक ईमानदार आदमी, इस सवाल करना हमारा हक है। एक रोड बनी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है, उसको अगर किसी से फायदा एक सोसाइटी को हो रहा है तो हम उस पर क्यों ना सवाल करें। कौन सी सोसाइटी कि आवाम का पैसा जिस सड़क पर लग रहा है उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों ना सवाल करें। उन्होंने कहा जी कौन सी सोसाइटी है? जी वज़ीर साहब की सोसाइटी है, और नाम भी पूछना, कहा जी बस है उनकी सोसाइटी। अब ये सारा झगड़ा हुआ है और बड़े सख्त जुमले हैं कि तुम कारोबार भी करते हो और वज़ीर भी बने हुए हो, सवाल करने पर धमकियाँ देते हो। परवेज़ शाह साहब ने कहा मैं नहीं हूँ, किसी ने यहाँ ला कर नहीं बिठाया। ये अब सख्त जुमले हैं। सारे जहाँ के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए हैं, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूँगा, ये अलीम खान साहब ने कहा। सारे बेईमान यहाँ जमा हो गए हैं। अब ये जनाब ये सारी लड़ाई का किस्सा है कि किस तरह से ये लड़ाई हो रही है, क्या कुछ हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोहसिन बेग साहब सख्त तरीन दुश्मनी तक पर थे खान साहब के ख़िलाफ़, और इनके खिलाफ FIA ने कोई एक्शन भी लिया था खान साहब के दौर में, और फिर उन्होंने FIA के एहलकार को ज़ख्मी भी कर दिया। तो वीडियो भी वायरल हुई थी, हाथ में पिस्टल भी थी, फायरिंग भी हुई, ये सब कुछ हुआ। अब ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि सारा काम वो करें और आप इस्टेब्लिशमेंट का भी वज़न नहीं उठा सकें। पंजाब में मरीम नवाज़ ने चंद ब्यूरोक्रेट्स का ट्राइका बनाया हुआ है। इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ करप्शन की आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान में 2 साल बाद फिर इलेक्शन है। अगर वो ये समझती हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हैं तो मजबूरी चेंज भी हो जाती है। ये देखें जनाब, मजबूरियाँ बदल भी जाती हैं कि आप ये ना समझें हम जो मर्ज़ी करते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब हाल ये है कि हुज़ैफ़ा रहमान ख़ुद वज़ीर हैं, यानी इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के, कभी साफ़ी भी हुआ करते थे। यहाँ तो नून लीग का एक खासा है और पीपल्स पार्टी का भी कि साफ़ी मिनिस्टर बनते हैं, काबीना में होते हैं, हुकूमत जाती है, फिर दोबारा साफ़ी बन जाते हैं, बड़े बड़े इदारों के चेयरमैन होते हैं, फिर हुकूमत ख़त्म होती है तो दोबारा वो साफ़ी बन जाते हैं। खैर, कहते हैं जी हम इसलिए गैर मकबूल हैं क्योंकि हम हुकूमत कर रहे हैं। हम जितना भी काम करते हैं लोग शिकवे ही करते हैं। इमरान खान के लिए मकबूल हैं इसलिए क्योंकि वो जेल में हैं, और जो कुछ भी नहीं करते वो मकबूल हो रहे हैं क्योंकि वो जेल में रहकर बयानियाँ बना रहे हैं। यानी वो मजलूम हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लोग उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये बात तो ज़ैफ़ा की माननी पड़ेगी। नून लीग के अपने लोग, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि जी हम कुछ भी कर लें, अब कहानी हमारी ख़त्म है क्योंकि वो डट गया है, वो खड़ा हो गया है, और हम भी इस लिहाज से अंदर से सच्ची बात है उसके साथ हैं, उसने कमाल कर दिया। ये मैं इनके वोटर सपोर्टर्स जो तहरीक इंसाफ के दौर में पर्चे सह चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये है तो एक वो बंदा मिला और उसने सारी ये कहानी सुनाई। अच्छा, जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो तय है कि खान को कहीं ले जाना ही ले जाना है। इमरान खान को यहाँ से डयाला से शिफ्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इनके खिलाफ केस चल रहे हैं और इस अदालत को सखर, सिब्बी, जैकबाबाद, मच या साहिवाल शिफ्ट करना मुश्किल होगा। यानी अदालत भी जेल में लगती है, जज भी जेल जाता है, अमला भी जेल जाता है, तो अब वो किसी और जगह होंगे डयाला के अलावा, तो फिर वो जज को वहाँ जाना पड़ा करेगा, तो बड़ा मसला बनेगा। इसलिए पहले ज़रा केसेस के फैसले हो जाएं। तो सिर्फ केसेस की वजह से खान यहाँ है, वरना इन्हें शिफ्ट करने का पूरा प्लान है। अगर एहतजाज जारी रहा तो खान के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। हो सकता है इन्हें कासिम मार्केट के साथ नई बनाई गई जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। यानी शिफ्ट करने का तो फैसला हो गया है, कहाँ किया जाता है अब ये सवाल बाकी है कि किया क्या जाता है। अच्छा, इसके अलावा जनाब मुनीफ फारूक साहब ये भी इस्टेब्लिशमेंट की खबर रखते हैं, तो ये कह रहे हैं जी बानी PTI से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया चीज़ों को, PTI के लिए खैर की खबर नज़र नहीं आ रही। ये मुनीफ फारूक साहब कहें जब तक मौजूदा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर हैं तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए कोई खैर की खबर मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये मुनीफ फारूक साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के शो में ये बात की है। तो ये जनाब इस वक्त तक चीज़ें चल रही हैं, ये इस वक्त हो रहा है। तो देखिए अब क्या बनता है। अंदाज़े तो यही लगाए जा रहे हैं कि जी मौजूदा सेटअप में कोई बेहतरी की उम्मीद कम है तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, एक रिहाई इस दौर में भी हो रही, बरी करना केसेस में, अब रिहाई तो शायद अभी आने वाले दिनों में हो ही जाए, बरी किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को एक और केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी को फिर बरी कर दिया गया है। पहले भी कुछ केसेस में बरी हुए हैं, अब फिर बरी हो रहे हैं। तो ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के एक और केस का फैसला सुनाया है। तो केसेस कम होते जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पर, और उनकी बरीयत के साथ साथ रिहाई करीब नज़र आ रही है। बाकी लोगों के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, कोट लखपत वालों के लिए जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, अभी तो उनको सज़ाएँ हो गई हैं। तो अगर इनकी रिहाइयाँ होती हैं फिर अगला स्टेप ये है कि ये जाकर कहीं
بات کر سکے خان سے. لیکن خان کا مسئلہ کیا ہے؟ خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سوچ کے ساتھ اندر رہ رہا ہے کہ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہار مان نہیں لیتا. تو جب تک آپ ہار نہیں مانتے، ہار بھی آپ کو نہیں ہرا سکتی. تو وہ تو جناب اب اس بات پر ہے. تو ابھی رات ہی ایک پروگرام میں ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے زبردست جرنلسٹ موجود تھے، تو اس میں ناچیز کو بھی انہوں نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ بھی آ کر بات کریں. تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے، خان صاحب نے اندر سے لگا رکھی ہے کہ کرتے رہو جو کرنا ہے، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری نہیں ہوں، میں اس طرح کی ڈیل نہیں کروں گا. تو وہ اسی پر قائم ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے، مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، یا آئینی ترامیم کیوں کر دی گئی ہیں، عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے. تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. باقی حکومت جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے سارا سلسلہ. اب ایک جج کی اگر ڈگری جعلی 40 سال کے بعد ہو سکتی ہے، اب سارے نوجوان سوچ رہے ہیں، سارے تعلیمی ادارے سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. ان کی ڈگریاں بھی مشکوک ہو جائیں گی، باہر کی دنیا بھی کہے گی کہ آپ کی تو 40 سال بعد بھی ڈگری جعلی نکل آتی ہے، آپ کی ہائی کورٹ ایک فیصلہ ایک جج کے بارے میں دے دیتی ہے، تو کیا کون مانے گا یہاں کی ڈگریوں کو، اور یعنی انسٹیٹیوشنز کا کیا ہوگا. اور ہر کوئی اس وقت ڈرا بیٹھا ہے، مشکوک ہے. میں تو اپنی بات عرض کر دوں کہ کہہ دیا جائے جی آپ کی ڈگری بھی جعلی، کہاں سے صحیح کرواتے رہیں گے آپ؟ پیچھے ادارے کو کہہ دیا جائے آپ نے اون ہی نہیں کرنی، تو جہاں سے بھی آپ نے ڈگری حاصل کی ہوگی تو اس ادارے کو کہہ دیا جائے آپ نے کہہ دینا جعلی ہے، تو کہاں سے آپ ثبوت لائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ یہاں تو اب یہ مسئلہ بن گیا ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے، عجیب و غریب حالات ہیں. اور اس سے جتنا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی ساکھ پر، کبھی سوچا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا سارے تعلیمی ادارے، یہ صرف کراچی یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی جہاں سے ان کی ڈگری تھی، سارے اداروں کی ساکھ اور سارے ہی جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں وہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ بنے گا کیا، اور عالمی سطح پر ہمارا کیا حال ہوگا. یہ کر گزرتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.